Good morning, students. Myself Harish. We are going to start another topic of the chapter second, force and laws of motion. In first part, we studied about the concept of force. We know that force is very important part of our life. Our many works in our daily life we can complete on by applying the force. So in today's topic, we are going to learn the concept of laws of motion. Especially these concepts are given by the Newton. So there are three laws given by the Newton, first, second and third. और ये तीनों जो लॉ है वो भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या हम यूं कह सकते हैं कि ये तीनों जो कंसेप्ट हैं न्यूटन के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ जो है, उनके अंदर बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जो हमारे बिल्कुल ही आसपास होने वाली चीजों के ऊपर बेस्ड है. तो आज हम इन लॉज के बारे में पढ़ेंगे. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है हमारे लिए ये. आप क्योंकि चीजें फिजिक्स में एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे आसपास होती है, लेकिन हमारा जो नजरिया होता है देखने का वो थोड़ा सा कई बार उस लेवल का नहीं होता, इसलिए हमें कोई चीज को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. तो आज हम जो न्यूटन के लॉ है वो पढ़ेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. क्योंकि जब से फोर्स का कंसेप्ट सामने आया उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट ने अपने कंसेप्ट इसके ऊपर दिए थे कि फोर्स की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती है. तो इसमें एक गैलीलियो की स्टडी थी कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक बार फोर्स लगाकर उसको छोड़ देंगे तो जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो कंटिन्यू मोशन के अंदर रहेगा. तो उन्होंने इसका एग्जांपल एक प्रैक्टिकल के थ्रू दिया था. उन्होंने कहा था कि अगर हम एक इनक्लाइंड प्लेन बनाते हैं, मतलब इस प्रकार कोई ढलान वाली एक सरफेस बना देते हैं, हम ये सरफेस बना दी उन्होंने, और एक इसके सामने की ओर बिल्कुल यहाँ पर, तो ये दो सरफेस हम कह सकते हैं कि ढलान वाली सरफेस है. यहाँ पर मान लो कि दोनों सरफेस एक जैसी है. अब अगर एक बॉल लेकर हम यहाँ से छोड़ते हैं, ये कोई भी एक बॉल है, तो ये बॉल क्या करेगी, यहाँ से जब उसको छोड़ेंगे अपने हाइट की वजह से ये रोल होकर नीचे की ओर आना शुरू कर देगी. अब जब बॉल यहाँ पर आ जाती है तो उस टाइम क्या होगा कि जब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीड यहाँ पर आ जाती है. उस स्पीड की वजह से फिर ये सामने वाले जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन, ये सेकंड, हमने छोड़ा इसको यहाँ से, तो ये क्या करती है दूसरे प्लेन के ऊपर यहाँ तक आ जाती है. फिर यहाँ से वापस नीचे की ओर जाना शुरू करती है, फिर ये दूसरी तरफ ऐसे चली जाती है. तो इस तरह से ये कंटिन्यू अप डाउन होती रहती है काफ़ी देर तक. और एक टाइम के बाद आकर ये, तो इस तरह से अगर हम कोई भी ये सेटअप करते हैं एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर, तो हम भी ये चीज़ देख सकते हैं कि बॉल इस प्रकार कंटिन्यू ऊपर नीचे होती रहती है और फिर जाके रेस्ट में आ जाती है. तो गैलीलियो ने उसके बाद अपना कंसेप्ट दिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है तो वो कंटिन्यू मोशन के अंदर ही रहेगा अगर उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. तो अब ये जो कंसेप्ट उन्होंने दिया था उनमें इसमें एक चीज़ उन्होंने फाइंड आउट नहीं मतलब वो कर पाए, वो था फ्रिक्शन का फोर्स. यानी कि हम भी अगर ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो बॉल दोनों साइडों में एक जैसी हाइट पे नहीं जाती. यहाँ से जितनी हाइट पे छोड़ेंगे इस तरफ थोड़ी सी नीचे रह जाती है. कारण क्या है कि जो फोर्स बॉल के अंदर पहले था वो जब ये सरफेस के साथ टच यहाँ पर करेगी, इसके साथ साथ, या यहाँ पर भी जो सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट इसका होगा यहाँ पर हो गया, तो उसकी वजह से इसका कुछ पार्ट जो है फोर्स का वो फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस हो जाता है. अगर यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, यानी कि अगर जीरो फ्रिक्शन वाली सरफेस हम कोई लेकर चलते हैं, यानी कि जो ये इंक्लाइंड प्लेन है वहाँ पर अगर हम मार्बल की पट्टियाँ यहाँ पर लगा दें तो ये बॉल काफ़ी देर तक अप डाउन कर सकती है. लेकिन अगर यही सरफेस रफ हो काफ़ी ज़्यादा तो फिर ये क्या करेगा, 3 या 4 रोटेशन के बाद ये यहाँ पे ग्राउंड पे आकर रुक जाएगी. तो ये जो सारा का सारा काम है वो फ्रिक्शन का, वो गैलीलियो ने एक्सप्लेन नहीं किया था. ये चीज़ बाद में न्यूटन ने स्टार्ट करी अपने कंसेप्ट के अंदर. तो उसके बाद हम फिर जो सारा क्रेडिट है इसीलिए न्यूटन को जाता है. हालांकि ऐसा नहीं है कि गैलीलियो का इसमें रोल जो है वो बिल्कुल भी जीरो है. गैलीलियो ने एक काम स्टार्ट किया था, हालांकि उस टाइम उन्होंने फ्रिक्शन वगैरह का इसमें एक्सप्लेनेशन अपना नहीं दिया, लेकिन न्यूटन ने फिर थोड़ी बहुत अपनी तरफ से इसके अंदर मॉडिफाई करके और ये हमारे सामने लॉज हैं वो उन्होंने अपने प्रस्तुत किए थे. तो सबसे पहले न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो क्या था, न्यूटन ने ये बताया
कि एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन in a straight line कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है, कोई कार है, कोई बॉल है, ये सारे हम इनको ऑब्जेक्ट यहाँ पर बोलेंगे। एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कि कोई भी चीज है वो या तो रुकी हुई रहेगी, रेस्ट पोजीशन में रहेगी, या यूनिफॉर्म मोशन एक कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन के अंदर मूव करेगी। कब तक? अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए नेट एक्सटर्नल फोर्स। तब तक कोई भी चीज है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। कहने का मतलब ये कि उसकी जो स्टेट होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, कोई चीज है या तो रुकी हुई रहेगी या मोशन के अंदर रहेगी, अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। गैलीलियो ने भी सेम बात बताई थी, लेकिन उन्होंने ये एक्सटर्नल फोर्स वाला कंसेप्ट जो था वो थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन दोनों तरफ हमने लिए थे, यहाँ पे अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाता तो बॉल कंटिन्यू मोशन में रहती, सेम हाइट पे इधर जाती, सेम हाइट पे इधर जाती, कभी भी नहीं रुकती। लेकिन हमारी लिमिटेशन क्या है कि हम ऐसी सरफेस आज तक बना नहीं पाए हैं जिसका फ्रिक्शन जीरो। फ्रिक्शन हम रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते। तो न्यूटन ने फिर ये चीज़ मेंशन कर दी कि कोई चीज़ है अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते। जैसे ये मान लो हमारे पास एक बुक है, नोटबुक है, ये यहाँ पर पड़ी रहेगी। कब तक पड़ी रहेगी? जब तक हम एक्सटर्नल इसके ऊपर फोर्स लगाकर इसको यहाँ से उठाएंगे नहीं। या कई बार मान लो हम खेल रहे हैं, फुटबॉल का मैच चल रहा है, जैसे फुटबॉल का मैच है, एक प्लेयर बॉल को किक मारता है। अब अगर गोलकीपर आगे से अपना फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाएगा तो बॉल जो है वो रुकेगी नहीं, वो मूव करती रहेगी। अब ये सारे जो एग्जांपल हैं ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर कंसेप्ट जो है वो ये रहता है कि कोई भी चीज़ अगर हम उसकी पोजीशन या उसकी स्टेट चेंज करना चाहते हैं, रुकी हुई चीज़ को अगर हमने चलाना है या चलती हुई चीज़ को रोकना है, तो हमें आगे से फोर्स उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। अब कई बार फ्रिक्शन का केस होता है, वो एक तरह का फोर्स है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे मान लो एक बॉल है, हम ग्राउंड के ऊपर ऐसे रोल करके छोड़ देते हैं तो वो कुछ देर बाद जाके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड जो होता है वो उसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स लगाता है अपना सामने से, जिसकी वजह से बॉल की स्पीड धीरे धीरे कम होकर और बिल्कुल एक टाइम बाद जीरो की रुक जाएगी। तो ये चीज़ न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर थी। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कि हमें पता कैसे चलता है कि यहाँ पर न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे सर रूल फर्स्ट लगेगा, सेकंड या थर्ड लगेगा, क्योंकि अभी तो हमने पहले की बात कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तीनों लॉ इसके हम पढ़ लेंगे तब कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर कौन सा केस यहाँ पे काम कर रहा है। पहला एग्जाम्पल एक कार का लेते हैं हम, कि कार के अंदर ये बोला जाता है कि सीट बेल्ट आप लगाओ। गवर्नमेंट ये बोलती है कि सीट बेल्ट लगा होना चाहिए। कई बार लोगों के चालान भी कट जाते हैं सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से। इसका कारण क्या है? इसके पीछे जो मेन कारण है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। क्योंकि देखो, जैसे मान लो हम गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी की स्पीड है 80 या 100, आगे से अचानक कोई सामने से मान लो एकदम से स्पीड ब्रेकर आ गया, ड्राइवर ने नहीं गौर किया, या आगे चलने वाली गाड़ी ने स्पीड अपनी कम कर दी, तो अगर हम उसके साथ कोलिजन या टक्कर होने से बचाना है तो हम क्या करेंगे? ब्रेक लगाएंगे। आजकल गाड़ियों के अंदर ब्रेक भी काफ़ी पावरफुल आते हैं, ABS ब्रेक वगैरह आते हैं, तो गाड़ी एकदम से रुक जाती है। तो अगर एकदम से कार का ब्रेक लगा दिया जाए तो क्या होगा? हमारा जो सर है वो सामने आगे जो डैशबोर्ड होता है, गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, उसके साथ जाके टकरा सकता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्योंकि हमारी बॉडी का लोअर पार्ट जो है, हम सीट पे बैठे हैं, हमारे पैर जो हैं ये कार के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जब गाड़ी रुकेगी तो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट है वो एकदम से रुक जाएगा, लेकिन ऊपर वाला पार्ट है वो अभी भी मोशन के अंदर है। तो इस वजह से क्या होगा कि नीचे वाला पार्ट तो जब गाड़ी स्पीड में थी तो वो स्पीड में था, गाड़ी रुकी तो वो रुक गई, लेकिन जो हमारा अपर पार्ट है, कमर से ऊपर का जो हिस्सा होता है, वो अभी भी मोशन के अंदर है। और अगर
हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे उसको रोकने के लिए, तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। अब हमारा आधा पार्ट तो बॉडी का रुक जाता है, आधा पार्ट अभी मोशन में रहता है, इस वजह से हमारा सर जो आगे टकरा सकता है। सीट बेल्ट बंधा होगा तो हमारी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट जो है वो भी गाड़ी की सीट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो गाड़ी का जो पार्ट अगर रेस्ट पे आ जाएगा तो हमारी बॉडी भी रेस्ट पे आ जाएगी, तो हम इस प्रकार बच सकते हैं। कई बार हम बाइक पे बैठे होते हैं, आगे जो चलाने वाला है उसने एकदम से स्टार्ट कर दी गाड़ी, क्लच छोड़ दिया, पीछे वाला बंदा है वो पीछे गिर सकता है। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड हैं। तो इसके अंदर मेन कंसेप्ट एक और आता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या चीज़ होती है, ये सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर। इनर्शिया जो होती है इसकी डेफिनेशन हम पहले देखते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोजेस इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जैसे हमने बात की कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन या उसकी स्टेट चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जो भी हमने देखा था कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, एक बॉल यहाँ पे रखी हुई है, फुटबॉल है मान लो, इसको अगर हमने मूव करवाना है इस तरफ तो हमें यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हम फोर्स नहीं लगाते हैं तो ये बॉल मूव नहीं करेगी। क्यों नहीं मूव करती? क्योंकि इसकी जो इनर्शिया है वो इसको यहाँ से हिलने नहीं देती। जैसे मान लो एक हमारे पास स्टील का गिलास है, वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये यहाँ से मूव नहीं करेगा। हमें अगर इसको मूव करवाना है तो इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। अब वो फोर्स है वो कितना लगाना पड़ेगा? हर चीज़ के ऊपर अलग अलग फोर्स लगाना पड़ता है। मान लो हमें 5 किलो का कोई एक बैग उठाना है तो हमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। यही अगर मान लो हमें 20 किलो का कोई बैग उठाना है तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कारण क्या है? ये लाइटर ऑब्जेक्ट है, ये हैवियर ऑब्जेक्ट है, तो हर ऑब्जेक्ट की इनर्शिया अलग अलग होती है। या यूं कह सकते हैं कि इनर्शिया वो चीज़ होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यानी कि इनर्शिया नहीं चाहती कि किसी चीज़ की स्टेट चेंज की जाए। स्टेट का मतलब रेस्ट पोजीशन हो गई, मोशन हो गई, डायरेक्शन हो गई। 3 तरह की स्टेट हम चेंज कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम स्कूल वैन के अंदर बैठे हैं, एकदम से अगर मोड़ आ गया तो हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो जिस तरफ गाड़ी मुड़ती है उससे बाहर की ओर दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि पहले हमारी जो बॉडी की डायरेक्शन थी वो उसी तरफ होती है जिस तरफ गाड़ी मुड़ रही है। लेकिन अचानक से अगर गाड़ी ने टर्न ले लिया तो हमारा नीचे वाला पार्ट तो मोशन में स्टेबल हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट होता है इनर्शिया का, इनर्शिया नहीं चाहती कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज किया जाए। वैसे देखें, इनर्शिया हम मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम देख सकते हैं, ये दिखने वाली चीज़ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर हिडन होती है और ये डिपेंड करती है बॉडी के मास के ऊपर। जो चीज़ जितनी ज़्यादा हैवी होगी उसकी इनर्शिया उतनी ही ज़्यादा होगी, हल्की चीज़ है उसकी इनर्शिया कम होती है। अब आपका एग्जांपल ले लो कि मान लो आपने मोबाइल ले रखा है और आपको घर वालों ने कह दिया कि स्टडी कर लो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि वो तब तक अपना काम है, अपना गेम वगैरह है या टिकटॉक, तब तक वो बंद नहीं करते जब तक घर वाले जूता लेके नहीं आ जाते। तो ये जो घर वालों का फोर्स है, कई बार सुबह हम स्कूल जाते हैं, वैन का टाइम हो गया, बच्चे सो रहे हैं, 2-3 बार आवाज़ लगाते हैं, नहीं खड़े होते। फिर जब मान लो कि मम्मी कोई चप्पल लेकर आती है, फिर अचानक से हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पहले हमारी बॉडी की जो इनर्शिया थी, हमारा जो आलस था वो हमारी इनर्शिया था, वो नहीं चाहता था कि हम सो रहे हैं तो उसको कोई उठाए, हम सोते रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगा, मम्मी की चप्पल आई, तब हमें लगा कि अब खड़ा होना पड़ेगा। तो ये जो कंसेप्ट है, इनर्शिया के अगेंस्ट फोर्स लगाकर किसी चीज़ की पोजीशन चेंज की जा सकती है, मेन चीज़ इतनी है। और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करती है, उसके वजन के ऊपर। जो चीज़ इतनी ज़्यादा हैवी है उसकी पोजीशन चेंज करने में हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो जो हमने एग्जांपल लिया था कि किसी भी चीज़ की पोजीशन जो है वो कैसे हम चेंज करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर देखो, ये एक स्टील का हमने गिलास रखा हुआ है, इसके ऊपर एक हमने ये कार्ड रख दिया, इसके ऊपर एक 5 रुपये का कॉइन रखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाला कार्ड है इसके ऊपर एकदम से फोर्स लगाना है। इसके ऊपर एकदम से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला कॉइन जो है वो रेस्ट में रहना चाहता है।
तो इसमें हम जब फोर्स लगाएंगे, अब जैसे ये नीचे वाला कार्ड है, इसके ऊपर एकदम से अगर अपने फोर्स लगाते हैं, कार्ड क्या करता है, मूव कर जाता है, कॉइन इसके अंदर पड़ा रह गया। एक बार फिर कर लेते हैं, एक बारी और, दोनों बार सेम रिजल्ट यहां पे आ रहा है। तो ये एग्जांपल है इनर्शिया का। यानी कि देखो यहां पर जो हमने गिलास यहां पे रखा था इस प्रकार, इसके ऊपर एक कार्ड हमने रख दिया ऐसे, और यहां पर कॉइन था। तो अब क्या है कि हमने जो फोर्स लगाया है वो लगाया कार्ड के ऊपर। कॉइन जो है वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है इसके कार्ड के साथ, वो सिर्फ रखा हुआ था। दोनों की सरफेस है वो कार्ड जैसे स्मूथ था, कॉइन वहां पे रखा हुआ है। अगर हम कॉइन को चिपका देते इसके साथ ग्लू लगाकर, फिर तो क्या था कि अगर कार्ड मूव करेगा तो कॉइन भी मूव करेगा। लेकिन यहाँ पर वो मूवेबल कॉइन जो था, अब जैसे ही फोर्स कार्ड के ऊपर लगा, कार्ड आगे चला गया, कॉइन रेस्ट पोजीशन पे रहना चाहता था, और इसलिए कॉइन क्या होगा कि नीचे से कार्ड निकल गया तो वो अपने आप जाकर गिलास के बॉटम में गिर जाता है। तो इनर्शिया का ये काम है कि हम जब तक उसकी किसी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया के ऊपर काम नहीं करते, उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते, तब तक वो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा। तो ये जो कंसेप्ट है इनर्शिया का, वो फर्स्ट लॉ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनर्शिया जो है वो किसी बॉडी की हिडन प्रॉपर्टीज है, छुपी हुई चीज़ है, जो उसके ऊपर किसी भी एक्सटर्नल मतलब फोर्स का असर तब तक नहीं होने देना चाहती जब तक हम इनर्शिया से ज़्यादा फोर्स नहीं लगा देते। अब देखो कई बार क्या हुआ कि मान लो जो हमने एग्जांपल लिया कि 20 किलो का एक बैग है, अगर इस बैग को कोई 15 साल का लड़का है, 15 ईयर्स का कोई लड़का है, उसको हम कहेंगे कि 20 किलो का बैग उठाना है, वो उठा देगा। लेकिन यही अगर 20 किलो का बैग हम 5 साल के लड़के को बोले कि ये उठाओ, तो इससे 5 साल वाला लड़का है उससे ये बैग नहीं उठेगा। कारण क्या है, बैग की जो इनर्शिया है वो फिक्स है। जैसे 20 किलो इसका वजन है तो उसके आसपास की इसकी इनर्शिया होगी। अब 15 किलो वाला जो 15 साल वाला जो लड़का है, उसकी मस्कुलर फोर्स इतनी ज़्यादा है कि वो इसकी इनर्शिया से ज़्यादा फोर्स लगा सकता है। लेकिन 5 साल का लड़का है, उसकी मस्कुलर फोर्स कम है, वो इस बैग को नहीं उठा सकता। तो इसलिए इनर्शिया से ज़्यादा जब फोर्स लगाएंगे तभी हम उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। अब कई बार हमारे घर पे मान लो कि कोई हैवी बॉक्स पड़ा है, संदूक पड़ा हुआ है घर के अंदर, जिसमें मैंने काफ़ी सारा सामान डाल रखा है, सर्दी गर्मी के बिस्तर डाल रखे हैं, कई बार बर्तन भी उसके अंदर डाल लेते हैं। तो इस तरह का बॉक्स है, उसको अगर वो बॉक्स भरा हुआ है सामान से, उसको धक्का देंगे तो वो नहीं हिलेगा, क्योंकि उसकी इनर्शिया अब ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन अगर उसी बॉक्स में से सारा सामान बाहर निकाल दें, खाली संदूक हमने कर लिया, तो उसके ऊपर अपने कोई भी फोर्स लगाएंगे वो आसानी से मूव हो जाएगा। तो इनर्शिया जो है वो मास के ऊपर या बॉडी का जो वजन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। हल्का ऑब्जेक्ट होगा उसकी इनर्शिया कम होगी, भारी ऑब्जेक्ट है उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी। और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को पोजीशन उसकी चेंज करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं, तो हमें उसकी इनर्शिया से ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसमें आपने ये चीज़ें लिख के लानी है। पहला क्वेश्चन तो आपने ये लिखना है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो उसमें फर्स्ट लॉ के अंदर आपने न्यूटन का ये जो है इसमें डेफिनेशन देनी है, और ये सीट बेल्ट और कार वाले 2-3 एग्जाम्पल इसके अंदर देने हैं जो इससे मिलते जुलते होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपने ये लिखना है, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया, एक्सप्लेन। इनर्शिया क्या होती है इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसकी डेफिनेशन हमने पहले देखी थी कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोजेस इन द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इसकी डेफिनेशन हम दे देंगे। उसके बाद जो हमने ये एग्जांपल लिया था कॉइन वाला, कॉइन और गिलास वाला जो प्रैक्टिकल था, वो आपने इसके अंदर नोट करना है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक के अंदर ये प्रैक्टिकल दिया हुआ है, किस तरह से हम इनर्शिया का केस यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आपने 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे ये करनी है। उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम सेकंड लॉ, थर्ड लॉ उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए। थैंक यू।